बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल काली कबर की जिल्द नंबर 1, जिसके मुसन्निफ़ हैं MA राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल कहानी घर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मलिक निज़ामुद्दीन का सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया, बल्कि वो खुद भी बैठ गया। उसकी टांगें जिस्म का बोझ उठाने के काबिल नहीं रही थीं। करम अली, ये दरवाज़ा बंद कर दे। करम अली ने दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन बच्चे के रोने की पुरसोज आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। चांदनी रात के सन्नाटे में वो आवाज़ पूरी कायनात पर मुहित मालूम होती थी। इस आवाज़ में एक फरियाद थी, कर्ब और बेचैनी थी, इंतकाम की बेचैनी। चंद लम्हे तक कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छाया रहा। सफ़िया बिस्तर पर लेट गई थी और लंबे लंबे सांस ले रही थी। आवाज़ सुनकर उसे हवेली में रूनुमा होने वाला खौफनाक मंजर याद आ गया था। लड़की, मुझे अफसोस है कि मैं अपने गुस्से पर काबू न रख सका, मलिक निज़ाम ने कहा। ताहम उसके लहजे में नखुवत की झलक बदस्तूर मौजूद थी। मैं तुम्हें घर पहुंचाने का इंतज़ाम कर देता हूँ, लेकिन पहले अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश करो। इसमें तुम्हारा ही भला है, और दूसरी बात यह कि हवेली में जो कुछ तुमने देखा है उसे भूल जाओ। अगर तुमने किसी से इस बात का जिक्र किया तो तुम्हें बहुत सारे सवालों के जवाबात देने पड़ेंगे जो तुम नहीं दे सकोगी। सफ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। सुगरा, जो दूध का गिलास लिए देर से दरवाजे के पास खड़ी थी, आगे बढ़ी और सहारा देकर सफ़िया को उठाने लगी। निज़ाम पैलेस एक पुरानी वज़ा का बंगला था। वो आदिल नगर के नवाही इलाके में वाक़या था और तमाम जदीद साजो सामान से आरास्ता था। इसके बावजूद वो सूना सूना लग रहा था। दर हकीकत घर की रौनक सामान से नहीं मकीनों से होती है। जहाँ बच्चों की चीखो पुकार और बड़ों के कहकहे ना हो, वहाँ कोई शय खुशगवारी पैदा नहीं कर सकती, ख्वाह इसमें दुनिया की तमाम चीज़ें ही क्यों न सजा दी जाएं। वो एक अजाइब घर तो बन सकता है, खुशो खुरम घर नहीं बन सकता। मलिक निज़ामुद्दीन कुशादा ड्राइंग रूम में बैठा इस अजाइब घर को घर बनाने की तदबीर सोच रहा था। बज़ाहिर उसकी दूसरी शादी में कोई बात माने नहीं थी। उसके पास दौलत, इज़्ज़त और इख्तियार सब कुछ था। वो जिस उम्र की लड़की से चाहता शादी कर सकता था, लेकिन गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वो मुसलसल एक परेशान कुन ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में वो क्या देखता था कि उसकी शादी हो रही है, हर तरफ धूमधाम और शादियाने बज रहे हैं। फिर वो एकदम देखता है कि तमाम रसूमात ख़त्म हो चुकी हैं और वो उजलाए अरूसी में अपनी बीवी के साथ बैठा है। वो इंतहाई हसीन और कम उम्र लड़की है। वो बड़े शौक़ के साथ लड़की का घूंघट उठाता है। अचानक वो क्या देखता है कि दुल्हन की गोद में एक नौज़ायदा बच्चा है। जैसे ही वो घूंघट उठाता है, दुल्हन बच्चे को हाथों पर उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है, लीजिए, ये तोहफ़ा बहुत अरसे से संभाल कर रखा हुआ था। बच्चे को देखते ही वो तेज़ी से पीछे हट जाता है, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मारा हो। उसके साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। वो मामूली कमी बेशी के साथ ये ख्वाब कई दिनों से देख रहा था, और यही बात उसकी शादी में सबसे बड़ी रुकावट थी। वो इन्हीं ख्यालात में उलझा हुआ था कि मुलाजिम ने अंदर आकर किसी मुलाकाती की खबर दी। कौन है वो? जी, मैंने पहले कभी नहीं देखा, मुलाजिम ने कहा। उसने ये कार्ड दिया है और कहता है कि वो हवेली ख़रीदना चाहता है। मलिक निज़ाम ने कार्ड लेकर देखा। उस पर सयाद गुल आर्किटेक्चरल इंजीनियर लिखा था। अंदर भेज दो, उसने मुलाजिम से कहा। चंद लम्हों बाद एक दराज कद वजी और पुरवक्कार नौजवान ने कमरे में कदम रखा। वो चॉकलेटी रंग के साफ और बेदाग सूट में मलबूस था। स्याह बूट पालिश से चमक रहे थे और उन पर ज़रा भी गर्द नहीं थी। हाथ में एक छोटा सा ब्रीफ केस, आंखों पर पतले फ्रेम का चश्मा, पेशानी कुशादा और चेहरे पर गहरी मतानत। मजमूई तौर पर वो एक मुतासिर कुन शख्सियत का मालिक था। उम्र 22-23 बरस के लगभग थी। कद 6 फुट से निकलता हुआ और जिस्म मजबूत था। वो दरवाजे में रुका और बोला, मैं अंदर आ सकता हूँ? उसका लहजा शिस्ता और असर अंगेज था। मलिक निज़ामुद्दीन को वो नौजवान अजीब और हैरत अंगेज महसूस हुआ। वो कभी किसी शख्स से इतना मुतासिर नहीं हुआ था जितना उस नौजवान से। वो लाशऊरी तौर पर उस नौजवान के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। तशरीफ़ लाइए, उसने सलाम के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। आइए बैठिए। नौजवान शुक्रिया अदा करता हुआ सोफे पर बैठ गया और ब्रीफ केस सामने मेज़ पर रख दिया।
मलिक निज़ामुद्दीन को अपने रवैये पर हैरानगी भी हुई। वो आम तौर पर तू तड़ाक से बात किया करता था। आइए बैठिए उसके मिजाज के बिल्कुल खिलाफ था। फिर उस नौजवान की उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन कोई अंदरूनी जज्बा उसे नौजवान की तकरीम करने पर मजबूर कर रहा था। नौजवान ने कमरे की आराइश पर एक पुरस्ताइश नज़र डाली और बोला, आपका ज़ोक उम्दा है, लेकिन एक चीज़ की कमी महसूस हो रही है। किस चीज़ की कमी? खैर, मुझे आपके ज़ाती मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। नौजवान बात बदलता हुआ बोला, आप मेरा नाम तो जान चुके होंगे। मुझे सयाद गुल कहते हैं। मैं आज ही कराची से आया हूँ। उसने जेब से एक अखबारी तराशा निकाला जो बड़ी सफाई के साथ तय किया हुआ था। उसे खोला और मलिक निज़ाम की तरफ बढ़ाया। ये इश्तहार आप ही ने दिया था। मलिक निज़ाम ने दूर ही से इश्तहार पहचान लिया था। वो इश्तहार कसरे सुंबल की फ़रोख्त के सिलसिले में था। जी हाँ, ये इश्तहार हमने ही दिया है। मैं ये इमारत ख़रीदना चाहता हूँ। सयाद गुल ने बग़ैर किसी तमहीद के कहा। इसकी कीमत कितनी है? मलिक निज़ाम ने ताज्जुब से सयाद गुल की तरफ देखा। क्या आप इमारत को देखे बग़ैर सौदा करना चाहते हैं? उसने पूछा। या आप उसे देख कर आए हैं? जी नहीं, मैंने अभी तक इमारत नहीं देखी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कीमत बताएं। मलिक निज़ाम ने इतनी सीधी बात करने वाला शख्स आज तक नहीं देखा था। वो कदरे तामुल करता हुआ बोला, शुरू में हम इसे 50,000 में फ़रोख्त करना चाहते थे, लेकिन अब बाज़ वजूद की बिना पर उसकी कीमत कम कर दी है। इमारत और बाग का मिला जुला रकबा 2 एकड़ के करीब है। तकरीबन 30,000 की तो खाली ज़मीन ही है। यकीनन होगी, सयाद गुल ने कहा, और मलिक निज़ाम के बोलने का इंतज़ार करने लगा। मलिक निज़ाम को उसके रवैये पर हैरत हो रही थी। हकीकत ये थी कि वो 25,000 में कसरे सुंबल और उससे मुल्हिका ज़मीन फ़रोख्त करने पर तैयार था। ये नौजवान अजीब था। अभी तक उसने कीमत के बारे में एक लफ्ज़ तक मुंह से नहीं निकाला था। शायद उसे ये नहीं मालूम था कि इमारत आसेब ज़दा है। अगर आप वाकई इसे ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपके लिए इसकी कीमत 40,000 होगी, मलिक निज़ाम ने कहा। 40,000? जी हाँ, 40,000। सयाद गुल ने कुछ कहे बगैर ब्रीफ केस खोला, अंदर से चेक बुक और तलाई बाल पेन निकाला, चेक लिखने लगा। मलिक निज़ाम दम बखुद रह गया। ये आप क्या कर रहे हैं? उसने पूछा। चेक किसके नाम पर बनाऊं? सयाद उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए बोला। मेरे ख्याल से आप उजलत से काम ले रहे हैं, मलिक निज़ाम ने कहा। अगर मैं आपकी जगह पर होता तो इमारत के बारे में तहकीकात ज़रूर कर लेता। बहरहाल, जैसे आपकी मर्ज़ी। चेक मेरे नाम का बनाएं, यानी मलिक निज़ामुद्दीन के नाम का। एक बात अच्छी तरह वाज़े कर दूं कि सौदा हो जाने के बाद मैं आपकी कोई शिकायत नहीं सुनूंगा। कोई और होता तो मैं इतनी बात भी ना कहता, लेकिन मालूम नहीं क्या बात है, आपको देखकर अजीब सा एहसास हो रहा है, जैसे आपके साथ पहले भी कहीं मुलाकात हो चुकी है। सयाद गुल ने चेक फाड़कर मलिक निज़ाम की तरफ बढ़ा दिया। मलिक निज़ाम ने चेक लेकर इस पर सरसरी सी नज़र डाली और उसे मेज़ पर रख दिया। वो अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। अच्छा मलिक साहब, सयाद ब्रीफ केस बंद करता हुआ बोला, ये चेक कराची के बैंक का है। 1 हफ्ते से पहले कैश नहीं होगा, लिहाजा कागजात भी उसी वक्त बनाए जाएंगे। ठहरें सयाद साहब। मलिक निज़ाम उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, आप ये हवेली ना खरीदें, अपना चेक उठा लें। क्यों? क्या 40,000 कम है? नहीं, बल्कि ज़्यादा हैं। अजीब बात है, आपसे कुछ छुपाने को जी नहीं चाहता, और दरअसल हवेली रिहाइश के काबिल नहीं है। आपने मेरे कार्ड को गौर से नहीं देखा। मैं आर्किटेक्चरल इंजीनियर हूँ, और नाकाबिले रिहाइश इमारतों को रिहाइश के काबिल बनाना मेरा पेशा है। मैं हाल ही में अमेरिका से आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आया हूँ। इस सिलसिले में आप हरगिज़ कोई फ़िक्र ना करें। दरअसल बात यह है कि इमारत आसेब ज़दा है। बस इतनी सी बात है। मैं समझा कोई ख़तरनाक मामला है। इत्मीनान रखें, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आसेब के साथ दोस्ती कर लेंगे। चेक रख लें और एक छोटी सी रसीद बना दें। मलिक निज़ाम चंद लम्हों तक सोचता रहा, फिर बोला, अगर आप सब कुछ जानने के बावजूद हवेली ख़रीदने पर मिस्र हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तब भी आप एक दफ़ा हवेली ज़रूर देख लें। वो उठा और अलमारी की दराज से चाबियों का गुच्छा निकाल लाया। ये हवेली की चाबियां हैं, रख लें, और किसी वक्त हवेली देखने चले जाएं। सयाद चाबियां लेता हुआ बोला, मैं हवेली देखने ज़रूर जाऊंगा, लेकिन सौदा पक्का ही समझें। वो जाने के लिए खड़ा हो गया। मुझे इजाज़त दें। मलिक निज़ामुद्दीन उसके चेहरे को घूरता हुआ बोला, आपका चेहरा कुछ मानूस सा लगता है। क्या हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं? जी नहीं, ये हमारी पहली मुलाकात है। उम्मीद है आइंदा भी मुलाकात होगी,
खुदा हाफिज। उसने ब्रीफ केस उठाया और बावकार अंदाज में चलता हुआ कमरे से निकल गया। मलिक निजामुद्दीन भवें सुकेड़ कर सोचने लगा कि वो इस नौजवान से कब और कहाँ मिल चुका है। लीजिए मम्मी, सियादगुल ने कहा, हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक तैयार है। दोनों कसरे सुंबल के उस वसी हाल में खड़े थे जो 3 कमरों को तोड़कर बनाया गया था। जिस खातून को सियादगुल ने मम्मी कहकर मुखातिब किया था वो 47 बरस की एक पुरवकार और मुतय्यन खातून थी। चेहरा गोल और भरा भरा सा था। बड़ी बड़ी आंखों में अज़म और खुद एतमादी की झलकती थी। उसके बाल गो जुज़वी तौर पर सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन खूबसूरत लगते थे। वो जॉर्जेट की फूलदार साड़ी में मलबूस थी। मजमूई तौर पर वो एक पुरअसर और पुरकशिश शख्सियत की मालिक थी। वो डॉक्टर अज़रा गुल थी। वक्त ने उसकी शख्सियत में ज़बरदस्त निखार पैदा कर दिया था। वो 23 साल बाद एक बार फिर उस कमरे में खड़ी थी जहां से आदगुल के जुड़वा भाई को उसने आतिशदान में जलते देखा था। फिर वो आग इंतकाम बनकर उसके सीने में भड़क उठी थी और गुज़िश्ता 23 बरस से भड़क रही थी। यही वजह थी कि उसने शादी नहीं की। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, सयाद, जिसे वो प्यार से सईद कहा करती थी, की तरबियत और मलिक निज़ामुद्दीन से इंतकाम। इस पूरे अरसे में गुमनाम ज़िंदगी गुजारती रही। कराची में उसका अपना क्लिनिक था जो खूब चल रहा था। सयाद को अभी तक उसने कुछ नहीं बताया था। वो यही समझता था कि अज़रा गुल उसकी माँ है और उसके बाप का इंतकाल हो चुका है। अज़रा गुल के इंतकाम का मंसूबा अब तकमील के मराहल में दाखिल हो चुका था। कसरे सुंबल की ख़रीदारी भी इसी मंसूबे की एक कड़ी थी। मम्मी, आपकी हिदायत के मुताबिक, सयाद बात जारी रखता हुआ बोला, आतिशदान को तोड़कर बड़ा कर दिया गया है। कमरे के पुराने दरवाजे निकाल कर स्टील के मजबूत दरवाजे लगा दिए गए हैं। ये बाएं जानिब जो स्टेज बना हुआ है, पहले यहाँ ख्वाबगाह थी। मुझे मालूम है बेटे, अज़रा गुल ने कहा। इसे वो जगह कैसे भूल सकती थी। ये वो जगह थी जहाँ सयाद और उसके जुड़वा भाई ने जन्म लिया था। वहाँ अब 1 फुट ऊंचे स्टेज के ऊपर एक बड़ी सी मेज़ और मेज़ के पीछे ऊंची पुश्त वाल कुर्सी रखी थी। मेज़ के सामने 10 फुट का फासला छोड़कर 2 कतारों में 12 सीधी पुश्त वाली कुर्सियां रखी थीं। उन कुर्सियों के पीछे 10 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा एक कमरा था। उस कमरे के सामने की 2 दीवारों की जगह पर लोहे की मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। इस ग्रिल पर स्याह पेंट किया गया था। कमरे के फर्श पर कालीन बिछा हुआ था और आरामदेह सोफा सेट लगा हुआ था। मेज़ के दाहिने हाथ वाले कोने में भी वैसा ही एक कमरा बना हुआ था। ताहम उस कमरे की ग्रिल पर स्याह पेंट किया गया था। वहाँ फर्नीचर नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सिर्फ फर्श पर एक सस्ती किस्म की दरी बिछी हुई थी। कमरे पर नज़र पड़ते ही ये गुमान गुजरता था कि वहाँ किसी अदालत का सेट लगाया गया था। हाल कमरे में दीवार से दीवार तक सुर्ख कालीन बिछा था और आतिशदान वाले हिस्से में नर्म और आरामदेह सोफे लगे हुए थे। सईद बेटे, ये ग्रिल कमज़ोर तो नहीं? अज़रा गुल स्याह पेंट वाली ग्रिल को हाथ लगाती हुई बोली। ऐसा करें, इस ग्रिल के साथ एक मजबूत और लंबी जंजीर बांध दें। जंजीर के साथ 2 मजबूत घोड़े बांध दें। फिर उन घोड़ों को चाबुक दिखाएं। जंजीर टूट जाएगी, घोड़े टेढ़े हो जाएंगे, पर ग्रिल में खम नहीं आएगा। बहुत खूब, अज़रा गुल आतिशदान के सामने सोफे पर बैठते हुए बोली। सारा काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया है। अब आखिरी मरहला बाकी है। सयाद सोफे के पीछे खड़ा हो गया। कोहनियाँ सोफे पर और ठोड़ी अज़रा के सर पर लगा दी। मम्मी, उसने कहा, वैसे तो आप बहुत अच्छी हैं, बड़ा प्यार करती हैं, लेकिन आपकी बाज़ बातें बहुत उलझन में डालने वाली होती हैं। उसकी बात सुनकर अज़रा ने एक गहरा सांस लिया और आतिशदान को घूरने लगी। उसके चेहरे पर कर्बनाक तासुरात नमूदार हो गए थे। हाँ सईद बेटे, बिला आखिर उसने कहा, मैं तुमसे बहुत कुछ छुपाती रही हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। सयाद सोफे के ऊपर से घूमकर सामने आ गया और अज़रा के पहलू में बैठ गया। बेटे, अज़रा बात जारी रखते हुए बोली, मैंने जिस अंदाज में तुम्हारी परवरिश की है उसके पेश नज़र मुझे यकीन है कि तुम्हें बड़ी से बड़ी बात भी मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। तब भी बाज़ हकीकतें ऐसी होती हैं जो इंसान के लिए सख्त सदमे का बाइस होती हैं। इसलिए मेरी बात सुनने से पहले अपना दिल मजबूत कर लो। मुझे अपने दिल पर पूरा इत्तमाद है। मेरे बेटे, जो कुछ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उससे मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी, सिर्फ तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा। चंद छुपी हुई तल्ख हकीकतें तुम्हारे सामने आ जाएंगी।
मम्मी, आपने इतनी लंबी तमहीद कभी नहीं बांधी। आप तो सीधी और दो टोक बात किया करती हैं। मुझे भी आपने यही बात सिखाई है। अजरा ने गला साफ किया और स्टेज पर रखी हुई मेज़ को घूरती हुई बोली, जहां पर मेज़ रखी है, पहले वहां एक ख्वाबगाह थी। मैं जानता हूं, तुम्हारी विलादत इस ख्वाबगाह में हुई थी, अजरा ने कहा, और मेरे हाथों से हुई थी। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? हाँ बेटे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। यह बात तीर की मानिंद सयाद के दिल में पेवस्त हो गई। उस पर सख्ता तारी हो गया, ताहम उसने चेहरे से अंदरूनी कैफियत को जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन अजरा बात जारी रखते हुए बोली, जैसा कि मैंने अभी कहा, इस बात से सिर्फ तुम्हारे इल्म में इजाफा होगा, सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं होगी। ओ मम्मी, ये नामुमकिन है। मैं कैसे मान लूं कि आप मेरी माँ नहीं हैं? देखो बेटा, माँ दो वजूह की बिना पर माँ कहलाती है। अव्वल तो इस वजह से कि वो बच्चे को दुनिया में लाती है, और दोम इस वजह से कि वो बच्चे की परवरिश और तरबियत करती है। ये दूसरा हिस्सा ज़्यादा अहम और अफजल है। अगर औरत बच्चे को जन्म दे के उसकी परवरिश ना करे तो वो माँ कहलाने का मुस्तहिक नहीं होती, बल्कि वो जालिम है, क्योंकि उसने एक मासूम बच्चे को पैदा करके दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया। चूंकि मैंने तुम्हारी तरबियत और परवरिश की है, इसलिए तुम्हारी असल माँ मैं हूँ। और मम्मी, आपने मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। तुम्हारे जहन पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए मेरे बेटे, क्योंकि मैंने तुम्हें जो तरबियत दी है उसके पेश नज़र मैं तुमसे जज्बाती रद्द अमल की तवक्को नहीं रखती। मुझे फ़ख्र है कि तुम हकाइक का सामना कर सकते हो और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकते हो। मम्मी, क्या आप मेरे माँ बाप के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? क्यों नहीं, अजरा ने कहा। फिर वो 23 साल कबल शुरू होने वाले ड्रामे की तफसीलात बयान करने लगी। किस तरह मलिक निज़ामुद्दीन ने, जो कि सयाद का नाजायज़ बाप था, उसे कसरे सुंबल में बुलाया और किस तरह उसके जुड़वा भाई को आतिशदान में फेंक दिया, और फिर वो कहाँ कहाँ छुपती फिरी और कैसे कैसे इल्ज़ामात अपने सर पर लिए। सामईन कराम, आप ये कहानी सुन रहे हैं मेरे चैनल कहानी घर पर। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल कहानी घर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सयाद खामोशी के साथ सारी बात सुनता रहा। जब अजरा ने बात ख़त्म की तो उसने गहरा सांस लिया और बोला, आप वाकई अजीम हैं मम्मी। अगर मैं आपकी खातिर खुद को कुर्बान भी कर दूं तो आपके एहसानों का बदला नहीं चुका सकूंगा। ये कमरा, अजरा हाथ से इशारा करते हुए बोली, बहुत से लोगों के लिए मैदान हिसाब साबित होगा, और इस योमुल हिसाब के लिए मैं 23 साल से इंतज़ार कर रही हूँ। वो तवक्कुफ़ करते हुए बोली, मैं इस ज़मन में कुछ काम तुम्हारे सुपुर्द करना चाहती हूँ। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। अजरा ने पर्स के अंदर से एक फहरिस्त निकाली और सयाद की तरफ बढ़ाती हुई बोली, इस फहरिस्त में चंद अफराद के नाम और पते लिखे हैं। इन्हें 3 दिसंबर के दिन यहाँ बुलाओगे। तुम्हें याद ही होगा कि 3 दिसंबर तुम्हारी सालगिरह का दिन है। मैं ये सालगिरह इस हाल में मनाना चाहती हूँ, और ये एक यादगार सालगिरह होगी। ओह, मैं समझा था कि आप कोई बहुत मुश्किल काम मेरे सुपुर्द करना चाहती हैं। चंद आदमियों को सालगिरह पर बुलाना भी कोई काम है? सबको दावती कार्ड भेज दूंगा और सालगिरह वाले रोज़ खुद जाकर उन लोगों को मैं ले आऊँगा। अगर कोई खुशी से आने पर राज़ी ना हुआ तो उसे ज़बरदस्ती उठा लाऊंगा। ये इस काम का आसान हिस्सा है, अजरा ने कहा। असल काम सालगिरह के दिन शुरू होगा। सालगिरह की दावत में वो तमाम लोग शरीक थे जिनकी फहरिस्त अजरा गुल ने सयाद को दी थी। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसे लाने के लिए उसे खासी मेहनत करनी पड़ी थी, और वो था मलिक निज़ामुद्दीन। सयाद के इसरार पर वो बमुश्किल आने पर तैयार हुआ था, और वो भी इस शर्त पर कि सूरज गरूब होने से पहले उसे फारिग कर दिया जाएगा। वो एक मुनफरिद किस्म की सालगिरह पार्टी थी, क्योंकि उसमें सयाद के अलावा तमाम अफराद मुअम्मर थे। अगरचे कसरे सुंबल में नया रंगो रोगन करवा लिया गया था और अब वहाँ बिजली भी आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की फ़िज़ा कुछ बोझल बोझल सी थी। हर चेहरे पर संजीदगी पाई जाती थी। यूँ मालूम होता था कि गोया वो किसी की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत के लिए इकट्ठे हुए हों। अगर कोई कहका लगाता तो बड़ा खोखला सा मालूम होता था। हस्बे प्रोग्राम सूरज गरूब होने से पेशतर पार्टी ख़त्म हो गई। मलिक निज़ाम सयाद से मुखातिब होकर बोला, मैं अब इजाज़त चाहूँगा। एक छोटा सा प्रोग्राम बाकी है, सयाद ने कहा। इसके बाद आपको, उसने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया
اور गहरे रंग के सूट में मलबूस एक मुअम्मर शख्स को अपनी तरफ आता देखकर बोला, मेरा ख्याल है कि मैंने मीर साहब से आपका तारुफ नहीं कराया। मुअम्मर शख्स की उम्र 65 बरस के लगभग थी। उसने मोटे शीशों का चश्मा पहन रखा था, बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरे से हिकमत व दानाई टपकती थी। सयाद तारुफ करवाता हुआ बोला, आप रिटायर्ड जस्टिस मीर सज्जाद अली साहब हैं और मीर साहब आप इस इलाके के रईस मलिक निज़ामुद्दीन साहब हैं। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मेरा ख्याल है कि मलिक साहब से पहले भी मुलाकात हो चुकी है, जस्टिस सज्जाद अली ने कहा। मलिक साहब, गालिबन आपको याद होगा कि आप एक मुकदमे के सिलसिले में मेरी अदालत में आए थे। ऐसी बातें कहाँ याद रहती हैं, मलिक निज़ाम ने कहा। हम लोग तो हर वक्त किसी न किसी मुकदमे में उलझे रहते हैं। हालांकि उसे मुकदमे के बारे में फ़ौरन ही याद आ गया था। वो एक अगवा का मुकदमा था जिसमें वो मुल्जिम की हैसियत से पेश हुआ था। मुकदमा अगरचे सच्चा था, लेकिन वो वकीलों की मदद से बाइज्जत बरी हो गया था। अदालत के जिक्र से याद आया कि आज हम यहाँ भी एक छोटी सी अदालत लगाना चाहते हैं, सयाद ने कहा, और हम सब इस अदालती कार्रवाई में शरीक होंगे। मुझे तो इस बचगाना ड्रामे से माफ़ ही रखें, मलिक निज़ाम ने कहा। माफ़ी तो अदालत ही दे सकती है, सयाद ने बज़ाहिर मजाक के रंग में कहा। कैसी अदालती कार्रवाई की बात हो रही है? एक दराज कद शख्स ने पूछा। उसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा मालूम हो रही थी। बाल जुज़वी तौर पर सफ़ेद हो चुके थे और सेहत बहुत अच्छी थी। आइए कर्नल शाह नवाज साहब, सयाद ने कहा, हम एक छोटा सा अदालती खेल खेलना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? यकीनन होना चाहिए, रिटायर्ड कर्नल शाह नवाज ने कहा। महफिल में कुछ गहमा गहमी नहीं है। अभी मैं 2 वकीलों से बात कर रहा था, जस्टिस साहब भी मौजूद हैं। फिर वो दाहिनी तरफ रखी हुई बड़ी सी मेज़ और ऊंची सी पुश्त वाली कुर्सी को घूरता हुआ बोला, इस तरफ तो अदालत के तमाम लवाजमात मौजूद हैं। गालिबन आपने पहले से तैयारी कर रखी है। मलिक निज़ाम ने आंखें घुमाकर 1 फुट ऊंचे स्टेज पर रखी हुई मेज़ की तरफ देखा, हौले से सर हिलाया और किसी से कुछ कहे बगैर दरवाजे की तरफ चल दिया। कर्नल शाह नवाज बात जारी रखते हुए बोला, लेकिन मुल्जिम कौन होगा? सयाद ने कनखियों से मलिक निज़ाम को दरवाजे की तरफ जाते देखा और कहा, मुल्जिम का इंतखाब बहुत आसान है। जो इस खेल से भागने की कोशिश करेगा वही मुल्जिम होगा। फिर वो जस्टिस सज्जाद की तरफ देखता हुआ बोला, क्यों ना कार्रवाई शुरू की जाए। ये कोई सोचने की बात नहीं कि इस अदालत का जज कौन होगा। इस मनसब के लिए आपसे बेहतर कोई शख्स नहीं हो सकता। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कुर्सी अदालत पर तशरीफ़ ले जाएं। आइए। जस्टिस सज्जाद ने नरम सी मुस्कुराहट के साथ सयाद की तरफ देखा और कहा, मैंने नौजवानों को कभी मायूस नहीं किया। फिर वो बावकार अंदाज में चलता हुआ स्टेज पर आ गया और ऊंची कुर्सी पर बैठ गया। ये क्या बेहूदगी है? अचानक दरवाजे की तरफ से मलिक निज़ाम की आवाज़ गूंजी। वो दरवाजे के हैंडल के साथ जोर आजमाई कर रहा था। ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? बातों का शोर थम गया और सब लोग मलिक निज़ाम की तरफ देखने लगे। गालिबन वो दरवाज़ा जाम हो गया है, सयाद ने हैरत का इजहार करते हुए कहा। आप इस तरफ से चले जाएं मलिक साहब। उसका इशारा स्याह ग्रिल वाले कमरे की तरफ था। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहर की तरफ भी खुलता है। मलिक निज़ाम ने शक आमेज नज़र से ग्रिल वाले कमरे की तरफ देखा। जी तशरीफ़ लाइए, सयाद ने हाथ का इशारा किया। मलिक निज़ाम तामुल करता हुआ आगे बढ़ा और कमरे में दाखिल हो गया। फिर उस सामने नज़र आने वाले दरवाजे का हैंडल घुमाया और ज़ोर से झटका दिया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। ओ लानत हो! मलिक निज़ाम तेज़ी से पीछे घूमता हुआ बोला, ये क्या मजाक है? इतने में सयाद स्याह ग्रिल वाले अंदरूनी दरवाजे को ताला लगाकर चाबी जेब में डाल चुका था और अब मलिक निज़ाम स्याह ग्रिल वाले दरवाजे में बंद हो चुके थे। कोई मजाक नहीं है मलिक साहब, उसने लापरवाही से कहा। अभी मैं कर्नल शाह नवाज से कह रहा था कि जो शख्स इस खेल से भागने की कोशिश करेगा वही मुल्जिम होगा, और मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। आपने जल्द ही मेरा मसला हल कर दिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? दरवाज़ा फ़ौरन खोलो। मलिक निज़ाम दोनों हाथों से सलाखों को पकड़ते हुए बोला। हाज़रीन में 3 अफराद ऐसे थे जिनसे वो मदद हासिल कर सकता था। एक उसका ड्राइवर मोहम्मद तुफ़ैल था, दूसरा उसका मुलाजिम करम अली था और तीसरा रिटायर्ड DSP मंजूर शाह था। वो किसी ज़माने में आदिल नगर में थानेदार रह चुका था। इस पर मलिक निज़ाम के बड़े एहसानात थे। और तुफ़ैल, मलिक निज़ाम चिल्लाया। करम अली, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इसको, उसकी जेब से चाबी निकालो और दरवाज़ा खोलो। तुफ़ैल और करम अली सयाद के सामने पहुंचकर रुक गए। तुफ़ैल की उम्र 55 साल के लगभग
اور کرم علی تقریباً 60 سال کا تھا۔ اس کے چہرے پر خشخشی داڑھی نظر آ رہی تھی۔ یہ مذاق اچھا نہیں ہے جی، طفیل نے کہا۔ دروازہ کھول دیں۔ میں نے کوئی مذاق نہیں کیا، سیاد نے کہا۔ اگر تم لوگ بیٹھ جاؤ تو عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ دیگر افراد کے چہروں پر اب حیرت نظر آ رہی تھی۔ ابھی تک وہ پوری طرح صورتحال کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ اوئے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ملک نظام پنجرے میں بند شیر کی طرح غرایا۔ یہ چیز کیا ہے تم لوگوں کے سامنے؟ ملک جی، ہم فساد نہیں کرنا چاہتے، طفیل نے کہا۔ ذرا آرام سے بات کرنے دیں۔ اوئے منظور شاہ، ملک نظام بے چینی سے چیخا۔ تو کیوں چپ بیٹھا ہے؟ اٹھ کر اپنے تھانی داری تو دکھا۔ منظور شاہ اٹھ کر سیاد کے قریب آیا۔ اس کی عمر 60 برس کے لگ بھگ تھی اور چہرے پر داڑھی نظر آ رہی تھی۔ دیکھو برخوردار، اس نے کہا، یہ بڑی نامناسب بات ہے، دروازہ کھول دو۔ ملک صاحب تمہارے باپ کے برابر ہیں۔ اگر تم عدالت کا کھیل کھیلنا چاہتے ہو تو اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کیا معاملہ ہے سیاد؟ جسٹس سجاد نے پوچھا۔ حضرات، سیاد نے جملہ حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، یہ نہ تو مذاق ہے اور نہ کوئی کھیل۔ یہ شخص قاتل ہے۔ اس نے اسی کمرے کے اندر ایک معصوم اور بے گناہ کو قتل کیا تھا، لیکن نہ تو اس پر کوئی مقدمہ کیا گیا اور نہ ہی اسے سزا ملی۔ یہ سنتے ہی ملک نظام کسی وحش درندے کی طرح شور مچانے لگا۔ طفیل اور کرم علی اچانک سیاد پر جھپٹ پڑے۔ دو افراد دروازے کی طرف بڑھے اور اس پر زور آزمائی کرنے لگے۔ سیاد نے طفیل کے پیٹ میں زوردار کوہنی ماری۔ وہ پیٹ پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا۔ پھر اس نے کرم علی کے جبڑے پر ایک گھونسا رسید کیا اور اسے منظور شاہ کی طرف دھکیل دیا۔ دھکا خاصا زوردار تھا۔ دونوں کا توازن بگڑ گیا اور وہ کراہتے ہوئے فرش پر گر گیا۔ جسٹس سجاد علی کرسی سے نیچے اتر کر آ گئے۔ سیاد، انہوں نے کہا، میں اس ہنگامے میں فریق نہیں بن سکتا۔ دروازہ کھولو تاکہ ہم جائیں۔ اگر یہ شخص واقعی قاتل ہے تو تمہیں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ قانون اپنے ہاتھ میں لینا بھی جرم ہے۔ وہ یہ بات ہی کر رہے تھے کہ کرنل شاہ نواز خاموشی سے سیاد کے پیچھے پہنچا اور نہایت تیزی کے ساتھ اسے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ کرم علی، اس نے کہا، اس کی جیب سے چابیاں نکالو۔ کرم علی ہاتھ ملتا ہوا آگے بڑھا۔ سیاد نے کرنل شاہ نواز کو پیچھے کی طرف دھکیلا اور دونوں پیروں کے ساتھ کرم علی کے سینے پر ٹھوکر لگائی۔ چوٹ خاصی زوردار تھی۔ کرم علی قالین پر گرا اور گرتے ہی واویلا کرنے لگا۔ ادھر دوہرے دباؤ کی وجہ سے کرنل شاہ نواز کے پیر اکھڑنے لگے اور وہ سیاد سمیت قالین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سیاد اس کی گرفت سے آزاد ہو گیا اور اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے کمرے کی فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ لمحے بھر کے لیے ہر شخص اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا اور یہ دیکھنے لگا کہ گولی کی آواز کہاں سے آئی ہے۔ اب کوئی شخص ہنگامہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اچانک سلور گرل والے کمرے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ہر نظر متکلم کی طرف گھوم گئی۔ کمرے کے اندر انہوں نے ایک پروقار اور متین خاتون کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 38 بور کا آٹومیٹک پستول نظر آ رہا تھا جس کی نالی سے دھوئیں کی پتلی سی لکیر نکل رہی تھی۔ یہ میں نے ہوائی فائر کیا تھا، اس نے کہا، لیکن بوقت ضرورت میں تم میں سے کسی کو بھی نشانہ بنا سکتی ہوں۔ کرنل شاہ نواز اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ عذرا گل تم؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ لمحہ بھر کے بعد ملک نظام اور اس کے ڈرائیور طفیل نے بھی اسے پہچان لیا۔ سردی کے باوجود ملک نظام کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ صورتحال سنگین ہے۔ جسٹس سجاد علی صاحب، عذرا گل نے واضح آواز میں کہا، آپ سے گزارش کروں گی کہ کرسی عدالت پر تشریف رکھیے تاکہ مقدمہ پیش کیا جا سکے۔ جسٹس سجاد گلا صاف کرتا ہوا بولا، میں ابھی تک نہیں سمجھ سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ ہر چیز بخوبی سمجھ جائیں گے، عذرا گل نے کہا۔ آپ تشریف رکھیے تو میں معاملہ پیش کروں۔ اگر آپ اس بات پر مصر ہیں تو میں کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں، جسٹس سجاد نے کہا اور جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیجئے اب بتائیے کہ معاملہ کیا ہے۔ ڈاکٹر عذرا گل ان دو افراد کی طرف دیکھنے لگی جو بیرونی دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دونوں فوجداری مقدمات کے وکیل تھے۔ دونوں میں سے ایک سیاہ شیروانی اور ترکی ٹوپی پہنے ہوئے تھا۔ اس کا نام انصار برنی تھا۔ وہ دبلا پتلا آدمی تھا اور عمر 50 کے لگ بھگ تھی۔ دوسرا وکیل سیاہ سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ اس کا نام کمال احمد تھا اور شکل و صورت سے خاصا تیز و ترار نظر آتا تھا۔ جناب والا، عذرا گل نے کہا، میں آپ کے سامنے ایک فوجداری مقدمہ پیش کرنا چاہتی ہوں، اور جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے سعید، میرا مطلب ہے سیاد نے کہا ہے
کہ اس मुकदमे का बड़ा मुलजिम मलिक निज़ामुद्दीन है, लिहाजा ये मुनासिब मालूम होता है कि मुकदमे की कार्रवाई में मदद देने के लिए 2 वकील मुकर्रर कर लिए जाएं, एक वकील इस्तगासा और एक वकील सफाई। नहीं, अंसार बर्नी ने कहा, यह एक नामाकूल बात है। कोई कानून ऐसे कानून नाफिज करने की इजाज़त नहीं देता। यहाँ कानून की नहीं, इंसाफ की बात हो रही है, अजरागुल ने कहा। अगर आप लोग ताउन नहीं करेंगे तो इस हवेली के दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। क्यों नहीं? कमाल अहमद ने कहा। इस वक्त हम एक नागवार सूरत हाल से दो चार हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि खातून की बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है। मलिक साहब, उम्मीद है कि आप भी हमारी मदद करेंगे। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो गले में पड़ी हुई मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की बात कर रहा हो। मलिक निज़ामुद्दीन इतनी आसानी से बात मानने वालों में से नहीं था। वो काफ़ी देर तक हंगामा करता रहा। जस्टिस सज्जाद अली ने अलहदगी में उसे समझाया कि अगर वो यूं ही हंगामा करता रहा तो ना तो वो खुद ही यहाँ से निकल सकेगा और ना दूसरे अफराद, इसलिए बेहतर यही है कि वो बात सुन ली जाए। तब वो बड़ी मुश्किल से राज़ी हुआ। सामीन इकराम, आप सुन रहे थे उर्दू नावल काली कबर की जिल्द नंबर 1, जिसके मुसन्निफ़ हैं MA राहत, और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 23 थी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल कहानी घर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके।